सो हेलो एवरीवन, मेरी इनसाइट एसएसबी फैमिली आज बहुत ही धमाकेदार एक सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स रिवाइज करने वाले हैं। कौन से एग्जाम्स के लिए आने वाला है ना आप लोगों का सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम, उसके लिए इकोनॉमिक्स की जो टेंशन है वो आज आप मेरे ऊपर छोड़ दो। इस सेशन के बाद इकोनॉमिक्स में आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले उन बच्चों से बात करूंगा जो ये सोच रहे थे कि बिना इकोनॉमिक्स पढ़े क्या हम सीडीएस में या एनडीए में मार्क्स लेके आ सकते हैं। भैया भरोसा मत करो यूपीएससी का। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे बाय डे इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है। इकोनॉमिक्स को अगर छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे। ठीक है। जो आपका एग्जाम आ रहा है सीडीएस का हो चाहे एनडीए का हो, उसके लिए इकोनॉमिक्स में आज आपके लिए सबसे धमाकेदार सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगा थ्रू सम क्वेश्चंस। चलते हैं अब हमारे सेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है या कौन सी ऐसी थ्योरी है जो एडम स्मिथ के द्वारा नहीं दी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वाज नॉट एडवोकेटेड बाय एडम स्मिथ? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एग्जाम में पूछी जाने वाली बहुत ही हाईली रिपीटेड जो थ्योरीज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये वही एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक पिज्जा की स्लाइस से भी समझ सकते हैं। कैसे? अगर आप डेली रोज एक यूनिट कंज्यूम करेंगे सेम कमोडिटी का, तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। इवन एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब आपकी सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में भी चली जाए। और इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन वर्ड को हम यूटिलिटी वर्ड से सब्स्टिट्यूट करके पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसिस एजवर्थ ने थ्योरी दी थी द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एल्फ्रेड मार्शल एंड पॉल सैमुएल्सन ने थ्योरी दी थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जॉन मेनार्ड कीन्स gave the theory of income and employment. थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज gave the theory of population. एडम स्मिथ ने दिया था द कैनन ऑफ टैक्सेशन। थॉर्स्टीन वेबलिन, जिसको हम वेबलिन गुड्स की थ्योरी भी आगे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी इन्होंने दी थी द थ्योरी ऑफ वेबलिन इफेक्ट। Then Robert Giffen gave the theory of Giffen goods. Warren Thompson, theory of demographic transition. Ronald Fisher, father of statistics इनको कहा जाता है। Then again John Maynard Keynes, इनको father of macroeconomics, and Adam Smith को father of microeconomics कहा जाता है। So the correct answer to this question is option number D, the canon of फिस्कल एडिक्वेसी। ये थ्योरी एडम स्मिथ ने नहीं दी थी, बाकी तीनों थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा ही प्रोपाउंड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इज और आर करेक्ट? आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ही उसके बाद आंसर देना। तब तक हम आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका सीडीएस एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे आपका सीएपीएफ एग्जाम हो। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो जो भी इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सभी के पास कॉपी पेंसिल आपके रेडी हैं। सबसे पहला आता है डिफ्लेशन। भैया डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो प्राइसेस हैं, जो जनरल प्राइस लेवल है मार्केट का, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से और क्या होती है, परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। परचेजिंग पावर मतलब अगर सामान आपको सस्ता मिल रहा है, कोई चीज़ आपको पहले 100 रुपीज़ की मिल रही थी, अब वो आपको 50 की मिल रही है, तो आप उस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाओगे। और ये जो होता है कंडीशन डिफ्लेशन की, ये इन्फ्लेशन का ऑपोजिट भी माना जाता है। इसका मतलब ये होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है और वो कंडीशन जब स्टेबल होना स्टार्ट होती है, उसको हम डिफ्लेशन भी कह सकते हैं। और व्हेन द इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव
इन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज रिसेशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ में सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा। रिसेशन क्या होता है? अमेरिका में बड़ा रिसेशन आया या कहीं पे भी आया। रिसेशन का मतलब होता है जब हमारी इकोनॉमी के कुछ जो सेक्टर्स हैं, जैसे 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। अगर इनमें से कोई एक या कोई 2 सेक्टर्स हमारे थोड़े से स्लो डाउन हो गए, स्लो डाउन होने का मतलब कि इनमें प्रोडक्शन उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, वो रिसेशन में चली जाती है। हेयर लिक्विड्स एंड परचेजिंग पावर बोथ आर प्रेजेंट बट देयर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी। इसका कहने का मतलब ये होता है कि रिसेशन में लोगों के पास जेब में पैसा होता है, ठीक है, लोग पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी जो पैसों की कमी है, इंस्टेंट कैश आप एक तरीके से कह लीजिए, वो लोगों के पास नहीं होता। लिक्विडिटी की थोड़ी सी कमी लोगों के पास होती है। और जब भी रिसेशन आता है तो वो लग्जरी वाला जो सेक्टर होता है या इन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है ना, रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर होता है, उसको ये बहुत बुरी तरीके से हिट भी करता है। इसी की ही एक वर्स कंडीशन आती है विच इज डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है। ये वो कंडीशन होती है जब आपके सारे के सारे सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों ही सेक्टर अगर स्लो डाउन में चले गए, जब रिसेशन हर एक सेक्टर को हिट करता है, उस केस में हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है। यहाँ पे ना तो लोगों के पास पैसा होता है, ना ही लोगों के पास कोई चीज़ खरीदने की क्षमता बचती है। लिक्विड एंड परचेजिंग पावर के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एक ऐसी महंगाई होती है जो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, जिसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइसेस राइज हो जाएँ, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाए और परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट नील हो जाए, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं पा रहे हो, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क भी कर रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब महंगाई भी है, ठीक है, प्राइस भी हाई है, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है, लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है या जॉब्स की कमी है। ये जब दोनों चीज़ें एक साथ एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इट इज अ सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टुगेदर एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। क्वेश्चन पे आने से पहले फटाफट से हम एक बार टाइप्स पढ़ लेते हैं इन्फ्लेशन के, ठीक है। इन्फ्लेशन का टाइप्स, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होती है हमारे इकोनॉमिक्स में? सबसे पहला टाइप होता है जी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चुपके से धीरे धीरे इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में आ रही है। जैसे चोर घर में चुपके से घुसता है, ऐसे ही जब इन्फ्लेशन चोरी से इकोनॉमी में घुसना स्टार्ट होती है, जब इन्फ्लेशन बहुत ही लो रेट पे होता है, मतलब 0 से 9% के बीच में अगर इन्फ्लेशन होगा, तो इसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज गैलपिंग। गैलपिंग मतलब जब इन्फ्लेशन घोड़े की रफ्तार से दौड़ना शुरू करती है, व्हेन द इन्फ्लेशन इज लार्ज एंड एक्सेलरेटिंग, मतलब जब इन्फ्लेशन 10 to 40% के बीच में होती है, इसको हम गैलपिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। अभी हमने डिस्कस किया था, जब इन्फ्लेशन 40% को क्रॉस कर जाए, 40% से ऊपर हो जाए, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब जब डिमांड हाई होने की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल ऑनियन है, प्याज है, प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बट उतनी सप्लाई आप नहीं कर पा रहे हो कि लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्याज के दामों में बहुत ज़्यादा हाई राइज देखा जाता है। उसी टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो भी कॉस्ट लगती है उसको बनाने के लिए, उन कॉस्ट की प्राइस अगर राइज हो गई, जिस वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनल गुड्स है वो महंगा हो गया, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आती है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बॉटलनेक इन्फ्लेशन वो होती है जो सप्लाई गिरने की वजह से मार्केट में क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन वो होती है, ये
प्योर इकोनॉमिक्स के टर्म में कैलकुलेट की जाती है, मतलब नंबर के टर्म में कैलकुलेट की जाती है। कैसे? जब आप अपनी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं विदाउट एक्सक्लूडिंग फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी, मतलब जब आप फूड के प्राइसेस को एंड एनर्जी कंजम्पशन को जब कंसिडर नहीं करते, उसके अलावा जब आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये जो कैलकुलेशन है इन्फ्लेशन की, ये लॉन्ग टर्म असेसमेंट के लिए की जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें हम फूड के प्राइसेस को, फूड आर्टिकल्स को और एनर्जी गुड्स को भी कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और ये शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन, शॉर्ट टर्म असेसमेंट के लिए ही होती है। क्वेश्चन पे आते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए ध्यान से, तब तक हम थोड़ी बजट के कंपोनेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बजट क्या होता है जी? आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, और पहला क्वेश्चन का मतलब इसका आंसर सभी बच्चों को कमेंट में लिखना है विद टाइम स्टैम्प। जो बजट है इसका आर्टिकल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का आर्टिकल क्या है और बजट को किस नाम से बुलाया जाता है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ बजट, इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। अभी जाओ पॉज करके आंसर दो। बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है हमारी इनकम का सोर्स। कोई भी बजट अगर आप ले लें, चाहे वो आपका पर्सनल बजट हो या वो देश का बजट हो, तो हमेशा उसमें दो चीजें कैलकुलेट होती हैं कि आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपने पैसा कमाया, और दूसरा कहाँ पे आपने पैसे को उड़ाया, कहाँ पे आप पैसे को खर्च कर रहे हो। इसमें भी दो तरीके की इनकम आती है, एक होती है कैपिटल इनकम, एक होती है रेवेन्यू इनकम। जी कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जिससे पैसा जो हमने कमाया हमारे लिए वो सिरदर्दी बन जाती है। जैसे ये आदमी पैसों के बोझ के नीचे दबा हुआ है ना, तो ये वो इनकम का सोर्स होता है जिससे हमें फायदा तो क्या होना, टेंशन और हो जाती है। कैसे? छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास एक भी रुपये नहीं है, ठीक है, एक भी रुपये आपके पास नहीं है, और आपने अपने प्रिय मित्र को फोन किया और उसको बोला कि मेरे को 1000 रुपये दे दे उधार, मैं तेरे को ये उधार चुका दूंगा। आपकी जेब में टेक्निकली 0 रुपए थे, शाम तक आपके पास 1000 रुपए आ गए, इनकम तो आपने जनरेट कर ली, आपकी जेब में पैसे आ गए, बट इट ऑल्सो केम विद सम लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या? कि आपको ये उधार चुकाना भी पड़ेगा। सो कैपिटल इनकम इज दैट इनकम विच आइदर इंक्रीजेस फाइनेंशियल लायबिलिटी, या तो आपके ऊपर ये बोझ बढ़ाएगी लेनदारी का, या फिर आपके एसेट्स को रिड्यूस करेगी। क्या इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं? एग्जाम्पल हैं इसका बोरोइंग, ठीक है, जब गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी बाहर की किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रही है, या फिर हमने खुद ही डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, जैसे गवर्नमेंट ने किसी एयरपोर्ट को बेच दिया है ना, या फिर किसी कंपनी से अपने पैसे निकाल लिए, एसेट रिड्यूस हो गया, इसको कैपिटल इनकम कहा जाता है। सेकंड होती है जी रेवेन्यू इनकम। ये इनकम सबसे बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होती है? क्योंकि ये वो इनकम का सोर्स होता है जो हमारी लायबिलिटी को भी रिड्यूस करता है, प्लस हमारे एसेट्स में भी बढ़ोतरी होती है। ऑल दोज इनकम विच नाइदर इंक्रीजेस फाइनेंशियल लायबिलिटी, ना तो हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है, ना ही हमारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, इस तरीके की इनकम को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन लैंग्वेज में आपको मैं एग्जांपल दूं, तो आपको मान लीजिए कहीं आप लैंडलॉर्ड हो, आपको किसी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपको वहां से रेंट आ रहा है, तो रेंट का क्या मतलब हुआ? ना तो आपके पास कोई वो किसी से आपने उधार लिया, प्लस आपकी लायबिलिटी भी वो रिड्यूस करेगा। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू इनकम क्या होती है? वो होती है जी टैक्स वाली इनकम। जो सरकार हमसे टैक्स डायरेक्टली वसूलती है या फिर जो इनडायरेक्टली वसूलती है, उसको रेवेन्यू इनकम में काउंट किया जाता है। अब बात करते हैं बजट का जो दूसरा कंपोनेंट है, वो होता है जी एक्सपेंडिचर। सरकार ने पैसा कहाँ खर्च किया। ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है जी रेवेन्यू। सो कैपिटल नाम से अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये हमारी सिरदर्दी ही बढ़ाएगा, ठीक है। कैसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन प्रोडक्टिव होता है, मतलब ये वो खर्चा है जिसको करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे ना तो उनकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं, ना ही उनके एसेट्स
इंक्रीज हो रहे हैं। सो दे आर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये ना तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी को डिक्रीज करती हैं, ना ही हमारे एसेट्स को इंक्रीज करती हैं। और ये जो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये गवर्नमेंट को बार बार करना पड़ता है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, शॉर्ट टर्म होता है, मतलब एक साल के अंदर अंदर बहुत बार ये वाला एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। जैसे कि पेंशन देना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, सब्सिडीज, ये सब क्या है, इससे सरकार को कोई फायदा नहीं होता, सरकार के पैसे ही जाते हैं और ये पैसे सरकार को बार बार देने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यू इससे जनरेट होगा, मतलब ये जो आपने खर्चा किया है ये कल की डेट में आपको पैसा कमा के देगा। इट इज नोन एज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है जिससे उनको फ्यूचर में फायदा हो, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी डिक्रीज करेगा और हमारे एसेट्स को भी इंक्रीज करता है। इसे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है एंड इट इज नॉन रिकरिंग, मतलब ये एक साल से ज़्यादा या 5-5 साल में या लंबे लंबे टाइम में एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रेलवेज सब डेवलप करी, डिफेंस में आपने डेवलपमेंट करी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होते हैं। अब इसी में ही एक कंडीशन आती है जी डेफिसिट की। डेफिसिट की क्या कंडीशन होती है? अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी इनकम इज लेस देन योर एक्सपेंडिचर, देन यू आर सेट टू बी इन अ डेफिसिट। मतलब अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आप कमा कम रहे हो तो आप डेफिसिट में हो। ऐसा ही देश के साथ भी होता है। अगर किसी कंट्री की इनकम लेस है और उनके खर्चे ज़्यादा हैं, दैट कंट्री इज इन अ फिस्कल डेफिसिट। वो जो डेफिसिट है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। सो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। अब थोड़ा सा जो इस बार का जो बजट आया था, क्योंकि यहाँ से भी बजट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुपी सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, रुपी सबसे ज़्यादा कहाँ पे गया, तो एक बार इसका भी ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे यूनियन बजट का 2025 का। सो रुपी कम्स फ्रॉम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा अर्न किया। मतलब अगर आपके पास 1 रुपये हैं तो वो 1 रुपये सबसे ज़्यादा 1 रुपये में से कहाँ से कमाए? जो सबसे ज़्यादा इस बार हमारा अर्निंग का सोर्स था वो अगेन बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़ ही था, ठीक है? सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाया है गवर्नमेंट ने वो फिर से उधार लेके ही कमाया है। देन नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स आया था सेकंड नंबर पे, दैट इज इनकम टैक्स विच इज कंस्टिट्यूटेड टू 22% ऑफ द रेवेन्यू। देन थर्ड नंबर पे आया हमारा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। फोर्थ नंबर पे रहा हमारा कॉर्पोरेट टैक्स। ये डेटा हर साल चेंज होता है, ठीक है? तो एक साल का पढ़ के कंफ्यूज मत होना, ईयर एक बार देख लेना। देन नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। आपसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 3 सोर्सेज के बारे में ही पूछा जाता है। और हमारा खर्चा कहाँ हुआ भैया? सबसे ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ खर्च हुआ? हमारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ स्टेट्स के साथ टैक्स शेयर करने में। जो जीएसटी हम लोग शेयर करते हैं, जो ड्यूटीज़ हम लोग शेयर करते हैं स्टेट्स के साथ, उनका हिस्सा देते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा हमारा वहीं पे गया। उसके बाद हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हमने उधार लिए हैं उन उधार की इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ईएमआई तो देनी पड़ेगी, है ना? तो सेकंड सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर इसमें रहा, फॉलोड बाय सेंट्रल स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, है ना? लाइक मनरेगा वगैरह, ये सब इसमें गया हमारा 16% रेवेन्यू। देन फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 8% रहा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर। देन अदर एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू अनदर 8%। देन 6% की सब्सिडीज एंड 4% पैसा जो है वो हमारा गया है पेंशन्स के ऊपर। ये है ओवरऑल ओवरव्यू भैया, कहाँ पैसा खर्च किया, कहाँ पैसा अर्न किया। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट OMO। और ये OMO क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है? ये एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करिए, तब तक हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो आपको कमेंट में अभी जाके आंसर करना है, वो क्या है? आपको मुझे क्या बताने हैं जी? 5 फंक्शंस बताने हैं आप लोगों को आरबीआई के। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो पूरी इंडियन बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी है,
इसके 5 फंक्शंस सभी बच्चों को अभी जाके कमेंट करना है विद टाइम स्टैम्प। तब तक हम चलते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां से आरबीआई पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो यानी कि मनी फ्लो को कंट्रोल करता है। कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये इससे कंट्रोल की जाती है। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी का जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कि आरबीआई यहाँ से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को भी कंट्रोल करता है। महंगाई को कंट्रोल में लाना या जो बहुत ज़्यादा जब डिफ्लेशन हो जाता है उसको कंट्रोल में लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ का ही यूज़ होता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपसे, वो पूछी जाती हैं क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव मतलब जहाँ पे खेल नंबरों का होता है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में हाईली रिपीटेड टॉपिक है, सो इसको किसी बच्चे ने मिस नहीं करना। कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स जो आरबीआई यूज करता है उसमें सबसे पहला आता है जी रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। मैं यहाँ पे कमर्शियल बैंक के एग्जांपल में पीएनबी का एग्जांपल ले लेता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक का, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। जब आरबीआई पीएनबी को लोन देगा, बट लोन का जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि इससे ही मिलता जुलता रेट मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आरबीआई पीएनबी को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं जी रेपो रेट। सेकंड आता है रिवर्स रेपो रेट, मतलब इस रेपो रेट का उल्टा। यहाँ पे क्या होता है? जब आरबीआई खुद पैसा बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी ने आरबीआई को पैसा दिया, इसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। बट ध्यान में रखिएगा, जो रेपो रेट होता है इसका परसेंटेज हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। मतलब आरबीआई ने पीएनबी को लोन दिया, बट कितने टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। सो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के ऊपर। शॉर्ट टर्म लोन होगा तो रेपो रेट आएगा, लॉन्ग टर्म होगा तो बैंक रेट उसका आंसर होगा। नेक्स्ट आती है जी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इन दिस सिस्टम अ बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लोन्स फॉर आरबीआई एट 1% हायर देन दी रेपो रेट। अगर पीएनबी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि यार मेरे पे फंड है ही नहीं, मुझे कल फंड्स शो करने हैं, तो वो आरबीआई से रिक्वेस्ट कर सकता है कि यार मुझे सिर्फ एक रात के लिए, वन नाइट के लिए आप लोन दे दो, मैं उसका इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा दे दूंगा। तो जो MSF होता है उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 1% हायर होती है करंट रेपो रेट से। फॉर एग्जाम्पल अगर रेपो रेट 6% है फॉर एग्जाम्पल, तो MSF क्या होगा? वो होगा 7%। नेक्स्ट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? हर बैंक के पास हमारा पैसा पड़ा है, आपका, हमारा, हमारे अकाउंट है वहाँ पे, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, किसी का करंट अकाउंट होगा, किसी के गोल्ड पड़े होंगे। तो हर बैंक को कुछ मिनिमम अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, किसने? आरबीआई ने। इतना परसेंट कैश हर बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करा के रखना पड़ेगा। जितना भी उसके पास कैश डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। और ये जो डिपॉजिट है ये कंपलसरी होता है, क्यों? क्योंकि कल की डेट में अगर कोई बैंक, किसी का दिवालिया निकल गया है या कोई बैंक बैंकरप्ट हो गया, उस केस में थोड़ा सा इंश्योरेंस देने के लिए कस्टमर्स को ये रिजर्व रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम कैश रिजर्व रेशियो है। सेकेंड रेशियो आता है जी SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? हर बैंक को आरबीआई के पास कुछ फिक्स परसेंटेज में कैश या फिर गोल्ड, जनरली लिक्विड एसेट्स गोल्ड माने जाते हैं, गोल्ड या फिर कैश रखना पड़ता है खुद के पास। खुद के पास भी एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, वो रिजर्व होता है SLR। सो यहाँ पे भी छोटा सा कैच है। अगर CRR पूछेगा तो वो वाला जो रिजर्व होता है वो आरबीआई अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, और अगर SLR पूछेगा तो वो हर बैंक अपने पास ही मेंटेन रखता है, मतलब SBI अपने पास, PNB अपने पास, HDFC अपने पास, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ कैश। लास्ट आता है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, है ना,
बॉन्ड के फॉर्म में होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, इसका खरीदना और बेचना, इसका बाइंग और सेलिंग जो कि आरबीआई करता है, और ये बेचता खरीदता किसको है? पॉपुलेशन को, हम जैसे लोगों को। हम खरीद सकते हैं गवर्नमेंट में सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। इट इज अ सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। और इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। ये थे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। अब आपसे ये पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे परसेंटेज को इंक्रीज किया जाता है कि डिक्रीज किया जाता है। सो जब भी महंगाई होगी तो महंगाई होने का मतलब क्या होता है? जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होता है तो लोगों की जेब में जो पैसा होता है वो ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन एक तरीके से एक हेल्दी कंडीशन होती है इकोनॉमी की। तो आप इतना समझिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इन्फ्लेशन के दौरान लोगों की जेब में होता है पैसा ज्यादा। आरबीआई ये चाहता है कि हमें लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ आउट करना है। तो वो जितने भी ये जो परसेंटेज होते हैं ना, उनको इंक्रीज़ कर देता है, मतलब बैंक रेट इंक्रीज़। अगर कमर्शियल बैंक को ही ज़्यादा महँगे इंटरेस्ट रेट पे करने पड़ रहे हैं, तो आगे चल के कमर्शियल बैंक आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। रेपो रेट इंक्रीज़, एमएसएफ इंक्रीज़, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज़, सीआरआर, एसएलआर सब में इंक्रीज़ होता है। और इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, आपकी जेब से पैसा वापस से बैंक के पास जाएगा। एंड इन द केस ऑफ डिफ्लेशन, जब मार्केट में लोगों की जेब में पैसा थोड़ा सा कम होता है तो हमें मनी फ्लो को इंक्रीज करना होता है। वी हैव टू इंक्रीज द मनी फ्लो। इसके लिए हम जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। एंड ओएमओ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इसको लोगों से खरीदना शुरू कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पैसा आप लेके जेब में हमारे पास होता है, इसका फंक्शन क्या है, क्या काम आता है? इसके 3 तरीके के फंक्शन होते हैं। पहला होता है जी प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि इसी चीज के लिए मनी बनाया गया, इसी चीज के लिए करेंसी नोट्स बनाए गए, इसी चीज के लिए कॉइन्स को डेवलप किया गया, ठीक है। यही पर्पस सॉल्व करने के लिए इन्हें बनाया गया। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। एंड इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब 100 रुपए की कीमत, अगर 100 रुपए का नोट है तो वो आज भी 100 रुपए का होगा, 10 साल पहले भी वो 100 रुपीज की ही वैल्यू रखता है, 10 साल बाद भी वो 100 रुपीज की ही वैल्यू रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो नोट अपनी वैल्यू खो दे, जो पहले आपके पास पुराने 100 रुपीज के नोट्स थे वो आज 0 हो गए, ऐसा नहीं होता। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू, उसकी एक वैल्यू होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में भी आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक तरीके से। आप मार्केट में किसी भी सिस्टम में चली जाइए, मनी इज द मेजर पार्ट। इट हैज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जब आप किसी को पैसा देते हैं, आप किसी से पैसा लेते हैं, इट हैज सम वैल्यू एंड इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। थर्ड इज द कंटिंजेंट फीचर। अगेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज सब में ही कॉमन है। इट हेल्प्स एम्प्लॉइंग फैक्टर इनपुट्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मशीनरी, ये होती हैं हमारी फैक्टर इनपुट्स। इन इनपुट्स को लाने के लिए, इन इनपुट्स को लगाने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है। मनी हेल्प्स इन द क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, फ्लो होता है मनी, उससे नेशनल इनकम पे भी असर पड़ता है। एंड लास्ट, इट इज अ लिक्विड एसेट। लिक्विड है, मतलब आज आप जाओ 100 रुपए आपके हाथ में, वो लिक्विड है, आप कैश देके कुछ भी सामान तुरंत विद इन सेकेंड्स खरीद सकते हो। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। ये है मनी के फॉलोइंग फंक्शंस। अब मनी की होती है जी सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मनी को सप्लाई किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंट्रोल करता है कि मनी को किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा और इसको कैसे मेजर किया जाएगा। देखो, इकोनॉमिक्स में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ों की एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट्स हैं बड़े बड़े, वो हर चीज़ों के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए होते हैं। क्यों? क्योंकि कल की डेट में उन्हें उन डेटा को कंपेयर करना है, उन डेटा को पढ़ना है। सो इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी का पार्ट नहीं है, इसमें
कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट लकीली हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इन चीज़ों की थ्योरी के ऊपर ही ध्यान देना है। सो मनी सप्लाई क्या होती है जी? 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं मनी सप्लाई के, जिसको हम M1, M2, M3 एंड M4 सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। M1 जब कॉन्सेप्ट होता है वो सबसे नैरो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे छोटा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? द M1 इज मेजर्ड एज, इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। ये C क्या है जी? C के अंदर आते हैं आपके सारे रुपी नोट्स, जितने भी हमारी इंडिया में रुपए के नोट चलते हैं, 10 का, 20 का, 50, 100, 200, 500 रुपी नोट्स, प्लस जितने भी कॉइन्स अवेलेबल हैं उन सबका सम टोटल आता है सी के अंदर। डीडी क्या होता है जी? डीडी होता है जी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो हम बैंक के साथ खुलवाते हैं, ठीक है? जो हमारे बैंक में खाते होते हैं, बैंक में जो अकाउंट्स होते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, सेविंग, करंट। एंड ओडी क्या होता है? ओडी होते हैं अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मतलब जैसे कोई हमारे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, उसने इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या इंडिया के बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो भी इसमें काउंट होगा। कोई इंटरनेशनल बैंक है, इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक चलते हैं, जैसे HSBC है, उसके उसके कोई पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी इसमें ऐड होता है, ठीक है? ठीक है, सो इस तरीके की जो अदर डिपॉजिट्स होती हैं वो भी इसमें काउंट होती है अंडर द हेडिंग ऑफ ओडी। सो M1 इज मेजर्ड एज सारे जो भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और जो अदर डिपॉजिट है, इनका सम टोटल इज M1, ठीक है? देन आता है M2। M2 थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें M1 पूरा का पूरा इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने M1 लिखा है, आप समझ लाना कि इसके अंदर ये तीनों चीजें एडेड है। सो M2 स्टैंड्स फॉर M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे डाल सकते हो, अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती हैं। तो जब आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट्स को भी ऐड कर लें M1 में, वो बन जाता है M2, फॉलोड बाय M3। M3 इज ऑल्सो अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि M3 के अंदर M1 तो ऐड होता ही होता है, ये 3 कंपोनेंट तो ऐड होंगे होंगे, प्लस टाइम डिपॉजिट भी ऐड हो जाते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो रिकरिंग डिपॉजिट्स आप बैंक के साथ खुलवाते हो ना, जो हम FD करवाते हैं, RD करवाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जब आप इन दोनों को भी ऐड कर लेते हो M1 में, वो बन जाता है M3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज M4। M4 सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे एक्सपेंडेड कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? M3 तो पूरा आता है। M3 के अंदर मतलब इसके अंदर M1 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, फिक्स और टाइम डिपॉजिट्स भी मैंने ऐड कर लिए हैं, तो M1 इसके अंदर इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा के जो भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स चल रही हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो सब भी M4 में ऐड किया जाता है अलॉन्ग विद M1 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो M3 में पहले ही एडेड है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन अगेन सभी बच्चों के लिए ये है कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से मोस्ट लिक्विड कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मोस्ट लिक्विड कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? सभी बच्चों को कमेंट में ये बताना है। हम चलते हैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following does not influence the quantity demanded for a good? एग्जाम में बहुत बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं, वो स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं बट वो नॉट वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं। तो एक छोटी सी टिप फ्रॉम माय साइड, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, अगर नॉट वर्ड लिखा आ रहा है तो उसको इस तरीके से ही अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर सर्कल जरूर करें, ठीक है? तब तक हम चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। भैया क्या होती है डिमांड? डिमांड का मतलब जब आप कोई चीज डिमांड करते हो, है ना, पैसे देते हो, डिमांड करते हो। डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। यहाँ मैंने 1 में क्यों लिखा है? क्योंकि ये होता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है। कैसे? सर, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, अगर प्राइस बढ़ गया तो आप चीजें कम डिमांड करेंगे, ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। पहले आपकी जेब में 10 रुपए थे, आप मार्केट में पेन लेने गए, पेन की कॉस्ट 5 रुपए थी, तो आप
कितने पेन लेके आ सकते हो? आपके पास 10 रुपए थे, 5 रुपए का पेन है तो आप 2 पेन लेके आए, नटराज के 2 पेन आप ले आए। अब वही पेन का प्राइस बढ़ के 10 रुपए हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वही पेन आप 10 रुपए का हो गया। आपके पास अभी भी जेब में 10 रुपए ही हैं। अब आप एक ही पेन खरीद पाए, तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ 5 से 10 हुआ प्राइस, इधर क्वांटिटी 2 से 1 पे गिर गई। इट शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और इसी का ही वाइस वर्सा भी कहा जाता है, अगर प्राइस गिर गया तो डिमांड हाई हो जाएगी। It shows the relationship between price and its demand. It says that if price of a product increases, then its demand decreased and vice versa. और जो इसका डिमांड कर्व बनता है, ये जो हम इकोनॉमिक्स में ये जो इसका ग्राफ बनाते हैं, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप क्यों होती है? क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स है। इट मे बी कर्वी या फिर स्ट्रेट लाइन भी ये हो सकता है। अब डिमांड कर्व में 2 तरीके की मूवमेंट होती है। मूवमेंट होने का मतलब डिमांड कर्व आगे पीछे लेफ्ट राइट भी जाता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। मैं आपको डिक्रीज एंड इंक्रीज एक साथ समझाऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एक साथ समझाऊंगा। बाकी आप इन टेबल्स को भी रेफर कर सकते हैं। डिक्रीज क्यों होती है डिमांड? डिमांड कम कब होती है? अ डिमांड इज डिक्रीज्ड व्हेन द कंज्यूमर नाउ डिमांड द प्राइस एट अ लो लेवल। ये क्यों होती है जी? ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डिक्रीज इन डिमांड डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स। पहला, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जिन गुड्स को आप एक दूसरे के बदल के यूज कर सकते हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे टी एंड कॉफी। अगर किसी एक का प्राइस नीचे गिर गया, दूसरे की डिमांड भी क्या होगी, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? ब्रेड एंड बटर। अगर ब्रेड महंगी हो गई तो बटर की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम लेस हो गई तो वो कम सामान डिमांड करेगा। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में तो आपकी इनकम जितनी मर्जी गिर जाए तब भी आप इंफीरियर गुड्स कभी नहीं खरीदेंगे, या फिर आपकी प्रेफरेंसेस अनफेवरेबल हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब भी डिमांड डिक्रीज होगी, ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड इसका जस्ट उल्टा होगा। इंक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। कैसे? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, चाय महंगी हो गई तो आप कॉफी के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम हो गया, ब्रेड सस्ती हो गई तो बटर का डिमांड भी इंक्रीज होगी। आपकी खुद की इनकम इंक्रीज हो गई तब आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इंफीरियर गुड्स के केस में तो हमेशा डिमांड कम ही रहती है एंड आपकी प्रेफरेंसेस आर फेवरेबल। ये होता है डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्यों होती है, इट हैपन्स ड्यू टू दी फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की वजह से क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और इसमें लेफ्ट शिफ्ट आता है डिक्रीज में, राइट शिफ्ट आता है इंक्रीज में। दूसरा मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में लेफ्ट राइट शिफ्ट नहीं होता, डिमांड कर्व या तो ढीला पड़ता है या फिर सिकुड़ जाता है। वाई? ड्यू टू अ राइज इन प्राइस एंड अ फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। आगे चलते हैं। डिमांड की इलास्टिसिटी, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके कुछ 5 कंडीशंस होती हैं और उसमें आपसे पूछा जाता है कि भैया कर्व क्या था और प्राइस इलास्टिसिटी क्या थी। सबसे पहली कंडीशन होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है व्हेन वेरी माइनर चेंज इन द प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। मतलब अगर आपने प्राइस को 10 से 12 रुपए ही कर दिया, सिर्फ 2 रुपए बढ़ाया और उस वजह से डिमांड के ऊपर इनफाइनाइट चेंज आ गया, इनफाइनाइट चेंज, ये होती है परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा नहीं हो सकता, इनफाइनाइट चेंज कभी नहीं आता। दैट इज वाई इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। इस केस में जो डिमांड होती है इलास्टिसिटी, दैट इज इन्फिनिटी। अगर डिमांड इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी भी इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन होती है जी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, जब आपने प्राइस चेंज किया, व्हेन द चेंज इन प्राइस लीड्स टू नो चेंज इन डिमांड।
आपने 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया किसी चीज का प्राइस, और उससे डिमांड के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि डिमांड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये भी ख्याली पुलाव है, ये भी इमेजिनरी कंडीशन है। इस केस में डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा था, डिमांड जीरो तो इलास्टिसिटी भी जीरो। थर्ड कंडीशन आती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये वो कंडीशन होती है when the percentage change in demand is greater than percentage change in price। जब डिमांड में ज्यादा चेंज आता है इन रिलेशन टू प्राइस, उस केस में हम इलास्टिक परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इसको बोलते हैं। इस केस में डिमांड ज्यादा है तो इसमें ईडी विल ऑल्सो भी, ठीक है, ईडी विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 1। ये जो है लग्जरी आइटम्स इसके ही एग्जाम्पल में आती है। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है, जब प्राइस का परसेंटेज चेंज इज ग्रेटर देन डिमांड, जब प्राइस का परसेंटेज चेंज डिमांड से बड़ा होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, ईडी विल बी लेस देन 1। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिटरी इलास्टिक। जब प्राइस और डिमांड का चेंज दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। इसमें जो ईडी है वो 1 के इक्वल होती है। इट इज अगेन एन इमेजिनरी कंडीशन। ये होती है जी डिमांड एंड सप्लाई। मूविंग फॉरवर्ड इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सभी बच्चों ने अब तक तो इसका आंसर दे ही दिया होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डिमांड जो है वो प्राइसेस ऑफ इनपुट्स इनटू प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अब पढ़ते हैं कुछ इसकी एक्सेप्शंस। व्हाट आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। इसकी एक्सेप्शन क्या है, पहली वो है गिवन गुड्स। एक्सेप्शन जो है गिवन गुड्स। गिवन गुड क्या होते हैं, गिवन गुड्स वो होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमें रॉबर्ट गिफन ने दिया था। गिवन गुड्स को इंफीरियर गुड्स भी कहा जाता है। मतलब वो गुड्स जिसके सिर्फ आपको 150 रुपए ही मिलेंगे, अगर आप किसी पे भी जाओ तो सिर्फ 150 रुपया ही देगा, वो होते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स के केस में चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो, इनकी डिमांड मार्केट में कभी नहीं बढ़ेगी। These are inferior goods that are large proportion of consumers' income and have few substitutes. The price of given goods increases as the quantity demand increases. Next आते हैं जी वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं लग्जरी प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स, सुपर कार्स वगैरह, ये सब महंगी महंगी चीजें। These are luxury goods that indicate owners' social and economic status. Consumers are willing to consume Veblen goods more than the price increases. मतलब कोई बंदा अगर 50 लाख की गाड़ी ले रहा है, उसके पास पैसे हैं 50 लाख की गाड़ी में, अगर वही गाड़ी अगर 60 या 65 लाख की भी हो गई, तब भी उसकी डिमांड पे कोई गिरावट नहीं आई। मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस बट डिमांड अभी भी हाई है, जबकि डिमांड कम होनी चाहिए थी, डिमांड अभी भी हाई है। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, देन आते हैं नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे डेली दिनचर्या के, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं। डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स रिमेन द सेम इवन व्हेन प्राइस इंक्रीज। मतलब अगर आपको पैरासीटामोल खानी है, दवाई लेनी है, अगर वो पत्ता अगर 10 रुपए का है, कल की डेट में अगर वो पत्ता 100 रुपए का भी हो गया, तब भी उसकी डिमांड हाई ही रहेगी, तब भी लोग उसको खरीदते रहेंगे। ये होता है नेसेसरी गुड्स। जैसे सॉल्ट है, नमक है, नमक आज की डेट में 50 का है, चाहे 75 का हो जाए, चाहे 100 का हो जाए, तब भी नमक की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट इज इनकम चेंज। व्हेन कंज्यूमर्स इनकम राइजेस दे बाय बेटर क्वालिटी गुड्स इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन इंफीरियर गुड्स। ये हैं कुछ लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस। इसी का दूसरा कंपोनेंट आता है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई। ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ता है। इट स्टेट्स दैट अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, द क्वांटिटी सप्लाई फॉर दैट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीज। मतलब कोई चीज अगर 10 रुपए की है और वो अगर 20 रुपए की हो गई, तो जो सप्लायर है वो ज्यादा सप्लाई करेगा 20 रुपए के ऊपर। पहले अगर वो 500 आइटम्स भेज रहा था 10 रुपए में, अब वो 1000 आइटम्स सप्लाई करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। उसको अब कितने मिलेंगे, उसको 2000 रुपए मिलेंगे, पहले उसको 5 ऐसे कुछ मिल रहे थे ना, 20,000 मिलेंगे, पहले उसको 5000 मिल रहे थे। तो जब भी लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ो तो वो सप्लायर, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ना।
ठीक है, इसको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जाता। एंड इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो भैया क्वांटिटी की जो सप्लाई का जो कर्व है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई, विच अफेक्ट द लॉ ऑफ सप्लाई? ये होते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये होता है जी डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Which of the following factors signify monopolistic competition? Market structure बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक्स में से एक माना जाता है। इसमें कुछ टाइप की मार्केट्स और उनके फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें सबसे पहले आती है जी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये वो कंपटीशन होता है जहां पे सारी चीजें बढ़िया होती हैं, सारी चीजें बढ़िया, सब चंगा सी। कैसे? खरीदने वाले भी ज्यादा, बेचने वाले भी ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब एग्जैक्ट सेम चीजें बेच रहे हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इस मार्केट में आप फ्री में एंट्री कर सकते हो, बढ़िया अपना बिजनेस खोल सकते हो और जब मन चाहे बिजनेस को बंद भी कर सकते हो। इस मार्केट में जो फर्म होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, मतलब वो प्राइस जो है कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस को डिसाइड करती हैं। इस मार्केट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा नहीं किया जाता, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती। जबकि आपको लगता है कि ये कंडीशन ट्रू हो सकती है, जबकि आज की डेट में विमल पान मसाला बेचने के लिए 3 बॉलीवुड एक्टर लगते हैं, करोड़ों रुपए की एड करनी पड़ती है। इसीलिए ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाई दिस मार्केट इज ऑल्सो अ ख्याली पुलाव। ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन होती है। ठीक है जी। सेकंड आती है जी मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? आपने सुना होगा, जहां पे सिर्फ एक ही बेचने वाला होता है, एक ही सेलर होता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, वो राजा होता है उस मार्केट का। ही इज अ सिंगल सेलर। इसमें बायर्स बहुत सारे होते हैं। ही इज द प्राइस मेकर। भैया वो खुद इकलौता है उस मार्केट में, तो वो अपने हिसाब से प्राइसेस बनाएगा। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस मार्केट में एंटर करने के लिए आपको बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, इजीली आप इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। इसका परफेक्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। अगर आपको इंडिया में ट्रेन से सफर करना है तो इंडियन रेलवेज के अलावा और कोई ऑपरेटर आपको ये सेवा प्रोवाइड नहीं करता। आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है भारतीय रेल। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये वो मार्केट है जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। जिस मार्केट में आप जाते हो ये उसका ही एक परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे? बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, आप और हम जैसे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं दे आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब वो होते तो एक ही कैटेगरी के हैं बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। कैसे? जैसे एक पेन है, कोई बच्चा नटराज का पेन भी यूज करता है 2 रुपए वाला, उसको मार्केट में पार्कर का भी पेन मिल जाएगा जो कि महंगे भी होते हैं, 100-200 रुपए के भी होते हैं। है तो पेन ही, सब अलग अलग भी हैं। अगर आप चाहो 10 रुपए का अगर आपको पेन लेना है तो आपको 10 से 12 अलग अलग वेराइटी के पेन मिल जाएंगे इसी सेम प्राइस पॉइंट पे। तो क्या है? दे आर सेलिंग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। डिटर्जेंट, ठीक है, कितने सारे फॉर्म डिटर्जेंट आते हैं। रेस्टोरेंट्स कितने सारे हैं, है ना। शाही पनीर वहां पे भी मिल रहा है, शाही पनीर इधर भी मिल रहा है, बट क्या है, थोड़ा सा मसाले में अंतर, थोड़ा सा बनाने के स्टाइल में अंतर। इस मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। आप जब मन चाहे बिजनेस खोल सकते हो, जब मन चाहे दुकान बंद करके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी, क्लोथ्स, रेस्टोरेंट्स, डिटर्जेंट, सोप, पेन, एनीथिंग यू सी इन योर मार्केट, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 1 and 2 ओनली। अब थोड़े दूसरे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है? जहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी जो प्राइस पॉलिसी होती है
वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल एक्सपोर्टिंग नेशन जो हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, ये कुछ ही जैसे देश हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, मैं इन्हीं कंट्रीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, कतर है। तो ये क्या करते हैं, सेलर कम है और खरीदने वाली पूरी दुनिया है, तो ये जो प्राइस बनाते हैं, इन्होंने एक आपस में ग्रुप फॉर्म किया हुआ है जनरली, और ये ग्रुप आपस में मिलके प्राइस डिसाइड करता है। दे जनरली फॉर्म अ ग्रुप और ए कार्टल। इस बिजनेस में आने के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट आप जब मन चाहे इस बिजनेस को क्विट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ओपेक, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसी का ही एग्जांपल है। अब कुछ ऐसी मार्केट जो जनरली बच्चों ने नहीं सुनी होती, या जो हमारी इवन एनसीईआरटीज में भी कहीं ना कहीं मेंशन नहीं होती है, वो है मोनोप्सोनी एंड ओलिगोप्सोनी। मोनोप्सोनी क्या होता है, इसमें सिंगल बायर होता है, खरीदने वाला एक ही व्यक्ति, एंट्री में बैरियर होता है, बायर जो है वो इस मार्केट को डोमिनेट करता है, मतलब जिसको वो सर्विसेज यूज करनी है उस पे ही ये मार्केट चलती है। जैसे लेबर मार्केट, जो लेबर हम हायर करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, काम करवाने वाले के ऊपर। नेक्स्ट इज ओलिगोप्सोनी। ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े परचेजर्स होते हैं, बड़े बड़े मार्केट ग्रुप्स होते हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट्स, ठीक है, सुपर मार्केट्स क्या होती हैं, सुपर मार्केट्स इसका ही एग्जांपल है। जैसे डी मार्ट है, बहुत सारे मार्केट्स हैं, बिग बाजार, ये वो सब सुपर मार्केट्स। परचेजिंग फ्रॉम फार्मर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल। अब आ जाते हैं जी कुछ पीवाईक्यूज के थ्रू भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स टच करवाने वाला हूं। ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो इसको भी देख लो। अब जो मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको दे रहा था कि आपको नॉट वाला जो स्टेटमेंट है उसको एग्जाम में ऐसे करके गोला कर देना है। क्यों, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो बहुत बार होता है कि ये नॉट स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान जाता ही नहीं है। तो जीडीपी के ऊपर है। जीडीपी जो होती है वो क्या होती है जी, सबसे पहले आपको एक कीवर्ड समझना बहुत जरूरी है। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की टेरिटरीज के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, तीन सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के। ये तीनों सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, अगर इनका टोटल प्रोडक्शन का अगर आप टोटल कर दें, वो टोटल को हम जीडीपी बोलते हैं। अब जो जीडीपी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जी नॉमिनल, एक होती है जी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ये एक करंट ईयर का जो प्राइस होता है, एक करंट ईयर की जो प्रोडक्शन होती है उसका सम टोटल होता है। एंड रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी होती है एक प्री डिटरमाइंड बेस ईयर के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बेस ईयर 2011 को माना है, तो हम 2011 की बेस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं। इसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखती ही नहीं है, ये इन्फ्लेशन को ध्यान में ही नहीं रखती, बल्कि रियल जीडीपी जो होती है ये इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखती है। नॉमिनल जीडीपी आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बताएंगे, जैसे 2023, 2024 है ना, अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें कितनी जीडीपी रही, अगर आपको उस पर्टिकुलर ईयर की बतानी है तो नॉमिनल जीडीपी। बट अगर आपको बेस ईयर से कंपेयर करके बतानी है कि 2011 के कंपैरिजन में 2024 में क्या जीडीपी की परफॉर्मेंस रही, तो आप रियल जीडीपी की तरफ जाएंगे। वैल्यू ऑफ जीडीपी, जनरल सी बात है, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू हमेशा हाई रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें मार्केट के चेंजेस को नहीं देखा जाता, इसमें आपको सम टोटल करके दिखा दिया जाता है, जबकि रियल जीडीपी जो होती है वो एक्चुअली में कम होती है। क्यों, क्योंकि इसमें तो इन्फ्लेशन को भी हम ले रहे हैं, मार्केट की कंसिडरेशन भी कर रहे हैं, बेस ईयर से भी कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत सारी स्क्रूटनी करने के बाद रियल जीडीपी निकाली जाती है। इसका यूज क्या होता है नॉमिनल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का यूज होता है अगर आपको कोई डेटा देखना है किसी पर्टिकुलर ईयर का, मान लीजिए 2024 के सेकेंड क्वार्टर में क्या जीडीपी रही, अगर आपको ये चेक करना है तो नॉमिनल जीडीपी, और अगर आपको दो फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में जीडीपी कंपेयर करनी है तब आप रियल जीडीपी की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ का पता नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता, रियल जीडीपी ही रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर मानी जाती है। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गिव मी द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। सभी बच्चे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला
मुझे कमेंट्स में अभी के अभी लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। क्या आपको ये 3 मेथड्स याद रखने हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं रखने, बस आपको ध्यान में रखना है कि इनके नाम क्या होते हैं। पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। इसमें हम हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर की सर्विसेज को टोटल करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी, उससे हमारी एक नेशनल इनकम निकल के आ जाती है। सेकंड होता है जी इनकम मेथड। इसमें जो भी इनकम के सोर्सेज हैं कंट्री में लोगों के, उसको ऐड किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या अलग अलग तरीके की इनकम के लोगों को भी इसमें ऐड किया जाता है। इसमें रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स को भी ऐड किया जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमें जीडीपी एमपी या नेशनल इनकम मिल जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें एक्सपेंडिचर किस तरीके का एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी हुई हैं, गवर्नमेंट ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की हैं, इसमें से आपको एक्सपोर्ट्स को माइनस करके नेशनल इनकम मिल जाएगी। आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ताज़ा ताज़ा, कौन सी ऐसी एजेंसी है इंडिया में जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है? उस एजेंसी का क्या नाम है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है? सो कमिंग बैक टू दीज क्वेश्चंस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, that net factor payments earned from abroad are included in the GDP. This statement is obviously wrong. Next, retail core inflation is calculated excluding which of the following? ठीक है, रिटेल कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन हमने थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग चीजें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ये प्राइस इंडेक्सेस कितने टाइप के इंडेक्सेस होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो हमें पढ़ के जाने होते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है जी सीपीआई। ठीक है, सीपीआई। और ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या होते हैं? ये इन्फ्लेशन को मेजर करने की टेक्निक्स हैं, महंगाई को मेजर करने की टेक्निक्स हम एम्प्लॉय करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये रिटेल प्राइसेस को देखता है, जिन प्राइसेस पे हम खरीदते हैं चीजों को एमआरपी के ऊपर, उन एमआरपी के प्राइसेस को ये एवरेज उनकी निकालता है। इन अदर वर्ड्स, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट्स द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको कुछ कंडीशन में बांटा हुआ है, ये कंडीशन आपके सामने है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में बहुत पूछ रहा है आजकल कि कितना परसेंट क्या है। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है सीपीआई की बास्केट में वो है फूड आइटम्स विच इज 57%, फॉलोड बाय मिसलेनियस ग्रुप 16.4%। उसके बाद आती है आपकी हाउसिंग 8.7%, देन क्लोथिंग, बेडिंग एंड फुटवेयर 8.5%, फ्यूल एंड लाइटिंग इज 6.3%। इन सब का एवरेज निकाल के सीपीआई निकाला जाता है। इंडिया में 3 तरीके की सीपीआई निकलती हैं। पहला सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें 1982 के बेस ईयर से इसको कंपेयर किया जाता है। सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज 84-85 इसका बेस यूज किया जाता है। एंड सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, इसके लिए 1986 और 1987 का बेस ईयर कंपैरिजन के लिए रखा गया है। और जी सीपीआई जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की और एग्रीकल्चर लेबर्स की लेबर ब्यूरो शिमला जो है वो पब्लिश करता है। नेक्स्ट आते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो प्राइस होता है जो पूरी जनरल प्राइस लेवल को देखा जाता है मार्केट में। इन गुड्स को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 63.8%, then followed by primary articles 22%, fuel, power, light and lubricants 14.2%। इन 3 कैटेगरीज में हमने जनरल गुड्स को बांटा हुआ है। इन तीनों के एवरेजेस को निकाल के डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाता है। डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल गुड्स को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी एक पर्सन की रिटेल प्राइस पे नहीं, ये इंडिविजुअल की इन्फ्लेशन नहीं, ये पूरी मार्केट की, ये पूरी बिजनेस की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए, उनके प्राइसेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। इट डज नॉट कंसंट्रेट ऑन गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर्स, रादर इट फोकस ऑन कॉरपोरेशंस। डब्ल्यूपीआई का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सप्लाई और डिमांड के ऊपर ध्यान रखना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री हमारी किस तरीके की चल रही है, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है, वो मेजर करता है डब्ल्यूपीआई। इसको कौन पब्लिश करता है? द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर,
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको पब्लिश और रिलीज करती है। सो इन क्वेश्चंस का आंसर है रिटेल कोर इन्फ्लेशन, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम फूड, बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट को हम कैलकुलेट करते हुए एक्सक्लूड करते हैं। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसकी मैंने अभी आपको पाई चार्ट भी दिखाया, इसका वेटेज हायर होता है देन फ्यूल एंड पावर। अब एक थर्ड जो डेवलपमेंट इंडेक्स है ये हमें पढ़ना होता है, विच इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा इंडेक्स है जो हमारी आर्थिक स्थिति के अलावा चीजों को मेजर करके बताता है। कैसे? इसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, आप कितना लंबा जी रहे हैं, हेल्दी हो अनहेल्दी हो, कितनी भैया नॉलेज है आपको, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट है या नहीं। इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर HDI को मेजर किया जाता है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में क्या देखा जाता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितना लंबा आप जियोगे, ठीक है। नॉलेज में स्कूलिंग कितने साल की है, ठीक है। एनरोलमेंट कितना है, एजुकेशन इंडेक्स इसमें देखा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पर कैपिटा इनकम, GNI इंडेक्स, ये चीजें मेजर की जाती हैं। 3 key dimensions of human development are access to knowledge, decent standard of living and a long and healthy life। ठीक है, ये पैसों से हटकर हमारी लाइफ को मेजर करता है। ये डेवलप किसने किया था? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक विद एन इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों ने ये डेवलप किया था इन द ईयर 1990। और इसको पब्लिश कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी 3 इंडिकेटर्स को 1/3 वेटेज दी जाती है, और 193 डेटा में से हमारा जो रैंकिंग है दैट इज 134 इन टर्म्स ऑफ HDI। यहीं पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतानी है टॉप 5 कंट्रीज HDI, रीसेंट HDI इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज कौन सी रही हैं। इसी सेम फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। So moving ahead with the next question, consider the following statements regarding goods and services tax. It replaced both direct and indirect taxes in India. It follows a dual GST model which separated central and state components. The GST Council determining tax rates and policy changes in India. कौन से statements इसमें से correct हैं? So the correct answer is option number B, 2 and 3 ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि GST ने इंडिया में डायरेक्ट टैक्स के मॉड्यूल को चेंज नहीं किया था। डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल अभी भी वैसा ही चलता है। GST ने जो रिप्लेस किया था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के मॉड्यूल को, इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को ही इंडिया में चेंज किया था। चलते हैं आगे। भैया GST क्या है? GST आर्टिकल 279 पार्ट 12A में 101 संशोधन से ऐड किया गया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जब सामान जिस जगह पहुंच जाता है, जब आपके पास आ जाता है, तभी उसके ऊपर GST अप्लाई होती है। जब तक आप सामान खरीदोगे नहीं तब तक GST नहीं लगती, सामान खरीदते ही GST अप्लाई हो जाती है। इसके जो रेट्स हैं इंडिया में वो किस बेसिस पे हैं? 0%, 5%, 12%, 18, 28 एंड 28 प्लस सेस। 3 तरीके की GST है जो इंडिया में चलती है। पहली CGST, जिसको CGST कहा जाता है। सेकंड इज SGST। आपने कोई भी बिल करवाया हो तो आप इस बिल में भी ध्यान दे सकते हो कि ये जो GST होती है ना, ये हमेशा हर बिल में होती है। ये दोनों इक्वली डिवाइड हो जाती है। अगर 5% है तो 2.5 इसका, 2.5 इसका। और एक होती है इंटीग्रेटेड GST, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, बाद में स्टेट्स के साथ इसका पैसा शेयर कर दिया जाता है। कुछ एक्सक्लूसिव कंडीशंस हैं GST में, ये भी एग्जाम में आपसे रिसेंटली पूछी गई थी। 0.25% का एडिशनल टैक्स लगता है किसके ऊपर? जब आप डायमंड या रूबी वगैरह खरीदने जाते हो, GST के ऊपर। अनदर 3% का टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा अगर आप गोल्ड जैसे मेटल खरीदने जाएंगे। 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो GST में आते ही नहीं, दैट इज अल्कोहल एंड पेट्रोल। ये 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर GST अप्लाई नहीं होती। GST के जो चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के करंट फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी, वो इसके अभी चेयरमैन बने हुए हैं। नेक्स्ट कुछ
ट्रेड के ही बारे में बात कर रहे थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं, इसके अंदर दो अकाउंट्स होते हैं। एक होता है जी करंट अकाउंट, एक होता है जी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आती हैं क्या क्या चीजें? हमारी ट्रेड रिलेटेड चीजें, मतलब हमारे इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो अकाउंट होता है इंडिया का, वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। जैसे ट्रेड इन गुड्स के अंदर आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर्विसेज आती हैं इसमें, नेट फैक्टर इनकम, नेट नॉन फैक्टर इनकम जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हो, कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है, ये सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स। देश की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, है ना, एफपीआई, ये सब इसमें आता है। हमारी जो बोरोइंग्स हैं, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो हम लोन वगैरह लेते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी इसी अकाउंट में ऐड की जाती हैं। प्लस कोई हमें मदद कर दे, कोई आर्थिक मदद मिल गई, हमें गवर्नमेंट एड मिली, किसी दूसरी सरकार ने मदद कर दी, अमेरिका ने मदद कर दी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मदद कर दी, वो भी कैपिटल अकाउंट में ही ऐड होती है। ठीक है। सो अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट सरप्लस में अगर रखना है तो करंट अकाउंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसे पॉजिटिव होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। और कैपिटल अकाउंट को अगर पॉजिटिव रखना है तो इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होनी चाहिए, बोरोइंग्स कम होनी चाहिए। इस पे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट जो है वो पॉजिटिव रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग statements the Rangarajan committee methodology for determining the poverty line incorporated which of the following? Food component, narrative level of expenditure और behaviorally determined expenditure on non-food items। इस क्वेश्चन को करने से पहले पॉवर्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग जैसी चीजें, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, देन यू आर सेड टू बी अंडर अ पॉवर्टी लाइन। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिस्ट्स के लिए, क्योंकि हर चीज को इकोनॉमिस्ट को मेजर करना है। सो रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जब आप कंपेयर करते हो गरीबी किसी दूसरी कंट्री के साथ। Then absolute poverty refers to total number of people living below the poverty line। हमारे देश में एक poverty line बनाई जाती है, वो poverty line से अगर कोई व्यक्ति नीचे है, that person is said to be under poverty, उसको गरीब कहा जाता है। इसके लिए दो conditions रखी जाती हैं, कौन poverty line से ऊपर होगा, कौन नीचे होगा। इसके लिए पहले एक concept चलता था, that is minimum calorie consumption। खाने के ऊपर एक concept चलता था। क्या? अगर कोई व्यक्ति रूरल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूरल एंड यहाँ पे लिख देता हूँ अर्बन। यहाँ पे बोला गया अगर कोई रूरल व्यक्ति, अगर वो दिन की 2400 कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको गांव वगैरह में ज्यादा काम होते हैं, वहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीजों को लेके, तो अगर आप 2400 कैलोरीज से नीचे हैं, यू आर सेड टू बी पुअर। एंड अर्बन के लिए क्राइटेरिया रखा गया 2100 कैलोरीज के ऊपर। ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो कैलोरी का कंजम्पशन है दैट इज इंडिपेंडेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। हर एक आदमी की कैलोरी कंजम्पशन अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्क, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बायोलॉजिकली डिपेंडेंट होता है। आप फिक्स नहीं कर सकते किसी के लिए। इसी को ही रिवाइज करते हुए एक नई क्राइटेरिया बनी जिसमें ये कहा गया रूरल एरिया में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपी पर डे से नीचे एक्सपेंड कर रहा है अपनी डेली नीड्स पे, ही इज सेड टू बी पुअर। और अर्बन के केस में 47 रुपी पर डे का क्राइटेरिया रखा गया। देन इस डेटा को भी आगे थोड़ा सा रिवाइज किया गया एज पर तेंदुलकर कमिटी, जिसमें 816 फॉर रूरल एरियाज एंड 1000 फॉर अर्बन एरियाज की पर मंथ की जो है वो डेटा रिवाइज किया गया। दिस इज दी पॉवर्टी लाइन। अगर आप इस रेशियो से कोई भी व्यक्ति नीचे है, उसको पॉवर्टी लाइन से नीचे या ऊपर माना जाता है। पॉवर्टी से ही मिलता जुलता अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें
जितने व्यक्ति अगर आपको चाहिए, मान लीजिए आपको 50 व्यक्ति चाहिए अपने खेत के ऊपर काम करने के लिए, 50 मजदूर आपने लगाए हैं और काम कर रहे हैं 150, ठीक है? तो ये जो एक्स्ट्रा 100 मजदूर हैं, इनको अगर आप रिमूव कर दें, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी सेम है। तो ये जो 100 मजदूर थे, ये धोखे में थे, ये डिसगाइज्ड थे। इनको रिमूव करने से जब प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। When more people are employed than actually needed, productivity of the worker is zero. If they are removed, total productivity will not be affected. सेकेंड होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब आपकी स्किल्स मिसमैच हो। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मार्केट में आईटी और एआई का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर कोई व्यक्ति आईटी की नॉलेज, उसको कंप्यूटर्स की या एआई की नॉलेज नहीं है, उसके पास वो स्किल नहीं है, तो उसको जॉब बड़ी मुश्किल से मिलेगी। दैट मीन्स ही हैज़ अ मिसमैच ऑफ skills between the worker skill and availability of jobs in the market. It is caused by decline in demand of production in a particular industry. नेक्स्ट होती है जी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप पर्टिकुलर सीजन में ही पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट सीजन, जैसे अगर टूरिस्ट आपके पास कोई कैब कंपनी है या कोई भी टूरिस्ट से रिलेटेड आपका कोई काम है, या फिर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो, खेती बाड़ी करते हो, तो उसका भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है। तो जब आप उसी सीजन में एम्प्लॉयड रहते हो, बाकी टाइम आपके पास कोई काम नहीं है, दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब बिजनेस साइकिल की वजह से लोगों की जॉब्स चली जाएं। जैसे कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आ गया, तो इस रिसेशन की वजह से या बिजनेस साइकिल जब नीचे जाता है, उस वजह से जब जॉब लॉस होती है, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब आप एक जॉब में पहले थे और आपने दूसरी जगह स्विच कर लिया और आपको दूसरी जॉब ज्वाइन करने में 2 या 3 महीने का टाइम लगा। आप इस 2 या 3 महीने फ्री थे, आपके पास कोई जॉब, टेक्निकली कोई जॉब नहीं थी, रियलिटी में ऑन पेपर थी। इस गैप पीरियड में जब आप अनएम्प्लॉयड थे, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, व्हेन देयर इज अ लैग बिटवीन द जॉब्स। एंड लास्ट होती है इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो पूरे लॉन्ग टर्म बैठ जाती है हमारी इकोनॉमी में। रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म और परमानेंट फैक्टर्स इन द इकोनॉमी। जब हमारे देश का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टर्जरी सेक्टर बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज खराब हैं, हाई मिनिमम वेजेस अच्छी से नहीं मिल रही हैं, है ना, सोशल बेनिफिट्स प्रोग्राम नहीं है, उस वजह से जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन अगेन कुछ पीवाईक्यूज हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आराम से इन पीवाईक्यूज को पढ़ो, तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कमिटीज बता देता हूँ अलग अलग सेक्टर की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पिछले 2-3 एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो कमिटीज हैं वो है नरसिम्हा कमेटी। ये सीआरआर और एसएलआर के रिडक्शन प्लस कुछ फाइनेंस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। देन आरएच खान कमेटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग। नरसिम्हन कमेटी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मर्जिंग, आरबीआई का रोल और एनपीएस को रिड्यूस करने के बारे में बात की थी। देन रघुराम राजन कमेटी, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पीजे नायक कमेटी, रिफॉर्मिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नचिकेत मोर कमेटी, फाइनेंशियल हेल्प उन स्मॉल बिजनेसेस को, लो इनकम हाउस होल्ड्स को। देन वाईएच मलगम कमेटी, टू रिफॉर्म द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। टैक्स से रिलेटेड कुछ इंडस्ट्रीज, राजा चेला कमेटी, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया था, वैल्यू एडेड टैक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। देन केलकर कमेटी, टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुछ पॉलिसीज फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, एसएस तारापुर कमेटी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा और लिबरल करना। एनके सिंह कमेटी, टू रिव्यू द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उर्जित पटेल कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाना। सीपीआई, यूज ऑफ सीपीआई ओवर डब्ल्यूपीआई एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज पॉवर्टी के रिलेटेड कुछ स्कीम्स, अलग कमेटी, टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। देन लकड़ावाला कमेटी, एस्टिमेट प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर।
देन तेंदुलकर कमेटी ने जो स्पेंडिंग का था उसका 33 and 27 किया, कि अर्बन में 33 एंड रूरल में मिनिमम 27। रंगराजन कमेटी ने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था कि भैया अर्बन में अगर आप 47 और रूरल में अगर आप 32 हैं तो इससे नीचे अगर स्पेंड कर रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इसके ऊपर कर रहे हो तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब कुछ 5 ईयर प्लान्स और उनके थीम्स को हम एक बार देख लेते हैं। इंडिया में 12 5 ईयर प्लान्स बने हैं जिसमें 12th वाला 5 ईयर प्लान कभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहले प्लानिंग कमीशन ये बनाता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया है बाय दी नीति आयोग। फर्स्ट 5 ईयर प्लान was the theme of development of agricultural sector. सेकेंड 5 ईयर प्लान, इसको पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज इसमें सेटअप की गई। थर्ड इज गदगिल योजना, इसमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात की गई। फोर्थ इज योर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। फिफ्थ पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी हटाओ। सिक्स्थ में बेसिक स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी। 7th 5 ईयर प्लान में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। 8th 5 ईयर प्लान में एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 9th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। 10th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 11th 5 ईयर प्लान में रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड 12th 5 ईयर प्लान वॉज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें की गई। हालांकि इसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई क्योंकि मिड में ही स्क्रैप कर दिया गया था। So the answer to this question is option number A, and जो आपको एक कमिटीज और उनकी लिस्ट मैच करनी थी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देख लो सारी वही कमिटीज हैं, क्योंकि कुछ रिस्पेक्टिव कमिटीज ही होती हैं, ऐसे तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स में, बट कुछ ही रिस्पेक्टिव कमिटीज होती हैं जो एग्जाम में रिपीट होती हैं, जो हमने अभी डिस्कस की थी। कुछ कर्व्स हैं, उन कर्व्स को आपको मैच करना है। सबसे पहले मैच करने से पहले थोड़ा सा आसान कर देता हूँ काम, कर्व्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको क्या याद रखना है, कर्व किसका रिलेशन शो करता है, बस इतना ध्यान रखो, काम बन जाएगा। फिलिप्स कर्व जो है ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो शो करता है फिलिप्स कर्व। लैफर कर्व shows the relationship between tax and the revenue collected by the government. Lorentz curves show the relationship between income inequality. Income inequality show करता है और इसको गिनी कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी के ऊपर, और इसकी जो शेप है दैट इज इन्वर्टेड यू, उल्टा यू की शेप है इसकी कुछ। नेक्स्ट आता है जी इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये बताता है हमें हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल, कोई कमोडिटी को यूज करके हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो बताता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतनी ही ज्यादा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करेगा, और जितना ज्यादा ये ओरिजिन के पास होगा उतनी ही लीस्ट सेटिस्फैक्शन हमें मिलेगी। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। एंड लास्ट इज योर जे कर्व। जे कर्व जो है वो कंट्री की करेंसी की डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। मैंने आपको कहा था कि इंपॉर्टेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स में वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो आप कीवर्ड्स देख रहे हो एग्जाम में हाईली रिपीटेड कीवर्ड्स रहे हैं। सबसे पहला आता है क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज करता है, ठीक है, जब गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा लेना शुरू करता है जिस वजह से it encourages private sector investment. It occurs when government borrowing increases demand and encourages private sector investment. Crowding in से आपको यही समझना है कि गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करना शुरू किया, डिमांड इंक्रीज करनी शुरू की, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को फायदा होना शुरुआत हो रही है। और इसी का उल्टा होता है क्राउडिंग आउट। इसमें कब होता है, अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग्स। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से सेविंग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। पूरी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे उधार पे ले लिए हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर
भी डिस्करेज होता है, वो भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करता। नेक्स्ट इज पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है? एक ऐसा तरीके का एक्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डेलिबरेट ऐसे फंक्शंस करती है, ऐसी स्पेंडिंग करती है जिससे वो सोई हुई इकोनॉमी को जगा पाए। ठीक है, ड्यूरिंग रिसेशनरी पीरियड्स थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिडक्शंस इन इंटरेस्ट रेट एंड टैक्सेस। जो भी उस टाइम पे स्टेप्स लेने हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट को कम करना है, चाहे वो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी है, बोरोइंग करनी, कुछ भी करनी है, बट हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, दैट इज पंप प्राइमिंग। नेक्स्ट होता है डंपिंग। डंपिंग का मतलब अगर हम कॉमन सेंस में देखें तो होता है कि हमने कहीं पे जाके चीज़ें डंप कर दी, फेंकनी शुरू कर दी। सेम इकोनॉमिक्स में भी ऐसा होता है, जब हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं अपना सामान और उसका जो रेट है वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट से भी नीचे रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाइना में कोई सामान बेच रहे हैं, चाइना में कोई चीज़ 500 या 50 रुपीज़ की मिल रही है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और हमने इंडिया से सामान चाइना में भेजा है, वो 40 रुपए का मिल रहा है। मतलब वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट में जो सामान बन रहा है उससे सस्ता हम एक्सपोर्ट कर दें, दैट इज डंपिंग। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री एट लोअर प्राइसेस देन द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा जोन होता है जो स्पेशली गवर्नमेंट डीमार्केट करके रखती है, अलग करके रखती है, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे बिजनेसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स सेटअप होने वाले हैं। नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये किसी भी दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, जहाँ पे क्या कोशिश की जाती है कि ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाया जाए, फ्रेंडली रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस को अच्छा किया जाए। सो आई होप आपका इस तरीके का सरदर्द नहीं हुआ होगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो स्ट्रेस आपका थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ठीक है जी, यहीं तक था जो था। इकोनॉमिक्स का रिवीजन सक्सेसफुली आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स पक्के हो गए। फॉर योर अपकमिंग CDS एंड NDA एग्जामिनेशन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम इनसाइड SSB। अच्छे से जाओ, एग्ज़ाम को फोड़ के आओ। ठीक है, बस शिद्दत से मेहनत करनी है। ठीक है, और लिस्ट में क्या करना है, अपना नाम ढूंढ लेना है। टिल देन, जय हिंद,